शुरुआत करेंगे इजी क्वेश्चन से, फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। बाप रे बाप, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इक्वेशन बनाना सीख लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट अ 5 on 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई भी प्रॉब्लम जहाँ आएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है फर्स्ट स्टेज, ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग कैसे ओपन कर रहे हो। सेकंड, एल्जेब्रिकली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। थर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी इक्वेशन बना रहे हो। फोर्थ, कौन से 2 रूट्स आ रहे हैं। फिफ्थ, उनमें से दोनों को एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है। एंड लास्टली द फाइनल स्टेटमेंट फॉर कंक्लूडिंग द आंसर। अब थर्ड लाइन में छुपा है वो ट्रिक जहां से हमें इक्वेशन बनानी है। कम हो रही है, किसकी स्पीड कम हो रही है, बोट की कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, x किलोमीटर पर आवर। अब सारी के सारे क्वेश्चंस में तो 1 था। अब 1 था तो ठीक है, अब ये हाफ कहाँ से आ गया। ट्रेन बनाने मत बैठ जाना, गाड़ी नहीं बनानी एग्जाम में। पुराना मॉड्यूल देखा है जिसमें MCQs थे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आने वाला है। लेकिन NCERT के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे CBSE के PYQs। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने सारे MCQs 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बारी है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम CBSE 10 सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चंस, दैट्स वर्ड प्रॉब्लम्स। और ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई हैं, चाहे वो दिल्ली रीजन हो या आउटसाइड दिल्ली। सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन में कंपाइल किया है। सो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वर्ड प्रॉब्लम्स को बड़े प्यार से सॉल्व करने की। शुरुआत करेंगे इजी क्वेश्चन से, फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। बाप रे बाप, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। इक्वेशन बनाना सीख लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट अ 5 on 5। लेकिन उसके लिए ध्यान से सारे फॉर्मेट्स और सारी टेक्निक्स को याद रखते हुए लास्ट क्वेश्चन से कंक्लूड करेंगे। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब से हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है। तो ध्यान से सुनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, स्टार्टिंग अप विद द इजी वन, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम हमने लीनियर इक्वेशंस में अच्छे से किया था, पूरा डिटेल में बताया था इसका फॉर्मेट। यहाँ पर वो फॉर्मेट की उतनी जरूरत नहीं है, बट जिन लोगों ने वो लीनियर इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम मॉड्यूल नहीं देखा है उनके लिए एक रीकैप है कि किसी भी एज प्रॉब्लम के लिए हम ये चार्ट तैयार कर लेते हैं। लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टर्म्स लिख लो। वर्टिकली डाउन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 फेजेस ऑफ टाइम और कितने पर्सन्स हैं। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नंबर 22। If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? सबसे पहले देखते हैं कितने लोग हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, वो है रितु। तो हमने इस कॉलम में यहाँ पर रितु का नाम लिख लिया ना। रितु का नाम लिख लिया, हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है उसकी प्रेजेंट एज। इसमें क्या, जनरली किसी भी एज प्रॉब्लम में हमें प्रेजेंट एजेस ही निकालनी होती हैं। तो प्रेजेंट एज के बॉक्स में हमने लिख दिया यहाँ पर लेट रितुज प्रेजेंट एज बी x years और यहाँ लिख दिया x। ये एक ओपनिंग लाइन जरूरी होती है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में। सबसे पहले ये ओपनिंग लाइन की x क्या है, क्वेश्चन में कहीं x की बात नहीं की जा रही है, हम ले रहे हैं x क्या है। सो हमें ये बताना बहुत जरूरी है, व्हाट डज x रिप्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने x ली है रितु की प्रेजेंट एज, उसको लिख दिया प्रेजेंट वाले बॉक्स में। यहाँ मैंने डैश लगाया क्योंकि पूरी प्रॉब्लम में फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। इफ रितु वर यंगर बाय 5 years, यंगर मतलब वो छोटी थी 5 साल, तो हमें पास्ट में जाना होगा तो 5 साल कम कर देते हैं। सो यहां से आ गया x minus 5, दोनों एजेस तैयार हैं, प्रेजेंट एंड 5 years ago। नाउ द क्वेश्चन सेज देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ हर एज, बच्चे यहाँ पर x स्क्वायर ले लेते हैं। दिस इज नॉट x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हर एज 5 years ago। इसका मतलब ये वाली एज को हमें स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगी x minus 5 होल स्क्वायर एंड देन इट हैज बीन 11 मोर देन 5 times her present age। तो प्रेजेंट एज को हमें करना है 5 times। अब हमने ये दोनों एजेस तैयार कर ली हैं। अब इनको यूज करते हुए हमें इक्वेशन में दिया हुआ है 11 मोर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
square of the age 5 years ago would be equal to 11 more than the 5 times of present age. ये हमने इक्वेशन बना ली है, बस अब क्या इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखते हैं, फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे. मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये मेथड्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको अच्छे से आना चाहिए. और पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हुए बिल्कुल वैसे ही हम LHS फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सॉल्व किया, हमारे पास इससे दो वैल्यूज आ जाती हैं. उन दोनों वैल्यूज को हम कहते हैं द रूट्स और द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ध्यान से, क्योंकि हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी इससे हमको मिला 14 और यहां से हमको मिल गया 1. दोनों की पॉसिबिलिटी को और सूटेबिलिटी को हमें चेक करना होता है. एक बात ये बताना बहुत जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि ये तो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है, 3 मार्क्स के लिए भी आए हैं, लेकिन जो 5 मार्कर हो, चाहे 3 मार्कर हो, चाहे 2 मार्कर हो, इसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेप हमें करना ही होता है. क्या होता है? 14 और 1 दो पॉसिबल आंसर्स आए हैं. ये दो पॉसिबल आंसर्स किस चीज के लिए आए हैं? ऋतु की प्रेजेंट एज के लिए. अब हमें देखना है कि इनमें से क्या दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं या कोई एक ही पॉसिबल हो सकता है. अगर हम देखें x इक्वल टू 1, अगर ऋतु को हम लेके चलें x इक्वल टू 1, तो अगर x इक्वल टू 1 लेंगे तो ऋतु की 5 इयर्स पहले की एज तो निकालना पॉसिबल नहीं है, वो नेगेटिव में आ जाएगा. सो देयरफॉर x इक्वल टू 1, दैट इज ऋतु कैन नॉट बी 1 year old. सो x इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल. अब 1 पॉसिबल नहीं है तो ऋतु की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? ऋतु की प्रेजेंट एज हो जाएगी 14 years करंटली. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये हो गया. सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10. ये भी अगेन दोबारा से बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बाद हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाले हैं. सो सम ऑफ टू नंबर्स इज 15. बड़े आराम से हम दो नंबर्स को ले लेते हैं. एक नंबर हम ले लेंगे x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द अदर बी 15 माइनस x. जब भी टू नंबर्स की प्रॉब्लम हमने लीनियर इक्वेशंस में की थी, तब हमने दोनों नंबर्स को लिया था x एंड y. दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन अ चाइल्ड्स माइंड व्हेन यू आर राइटिंग योर CBSE बोर्ड एग्जाम. भाई ये लीनियर से करना है या फिर ये क्वाड्रेटिक से करना है? इसका एक छोटा सा हिंट मैं यहाँ दे रही हूँ. अगर दो नंबर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, तो बड़े आराम से लिया जा सकता है. पहला नंबर x ले लिया तो दूसरा 15 माइनस x ले लिया. ऐसा क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि अगर पहला x लिया, दूसरा हमने 15 माइनस x लिया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. जब ऐसा करना पॉसिबल हो तो एक वेरिएबल से काम चल जाता है, और जब एक वेरिएबल से काम चल रहा हो तो डेफिनेटली आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा. फिर भी अगर आपको ये बात ना समझ आए एग्जाम में कि भाई ये एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, आप दो से भी स्टार्ट कर लोगे ना, तब भी फाइनली आपका आंसर विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो डोंट बॉदर, बट हम शुरुआत से ही ठीक करें तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो हमने ले लिए दो नंबर्स x और 15 माइनस x. अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमने वेरीफाई भी कर लिया कि दोनों का सम आ रहा है 15. सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल कितना आसान है, 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, अगर x है तो 1/x. और सबसे पहले ओपनिंग लाइन हमें वो तो लिखनी ही है बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल्स. ओपनिंग लाइन हमने क्या लिख ली? लेट द टू नंबर्स बी x एंड 15 माइनस x. अब हम इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं. अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स ले ले तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और 15 माइनस x का हो जाएगा 1/15 माइनस x. बस अब क्या है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स. हमें इन दोनों रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देना है. ठीक है, रेसिप्रोकल्स हम मेंशन कर चुके हैं, यहां पर लिख देते हैं. और उसके बाद दोनों को ऐड किया, यहां से हमने LCM लिया, ये 3/10, यहां पर हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब इस सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. यहां से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 10 और x माइनस 5 इक्वल टू 0. अब आ रही है बारी रूट्स को देखने की, निकालने की और एनालाइज करने की. अब आते हैं x माइनस 10 और x माइनस 5. दोनों से मुझे वैल्यूज मिल गई 10 और 5. अब देखते हैं दोनों की पॉसिबिलिटीज. अगर हम मान लें x इज 10, तो पहला नंबर था हमारा x इज 10, तो दूसरा हो जाएगा 15 माइनस x, दैट्स 5, तो ये आ जाएगा. अगर 5 लिया तो ये आ जाएगा. तो बेसिकली बोथ ऑफ दीज आर द सुटेबल आंसर्स एंड द टू नंबर्स आर 10 and 5. ठीक है, moving on to the next question. The sum of the squares of three positive numbers that are consecutive multiples of 5. सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर consecutive multiples of 5. 5 के कोई भी मल्टीपल्स उठा लो, 5, 10, 15,
15, 20, 25 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम उठा लिए, वन आफ्टर द अदर वुड मीन कंसेक्यूटिव. सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मल्टीपल्स ऑफ 5, तो किसी भी मल्टीपल ऑफ 5 के बीच में जो गैप होगा वो 5 का ही होगा. तो लेट द थ्री नंबर्स बी x प्लस 5 एंड x प्लस 10. ठीक है, x और x प्लस 5 के बीच में गैप हो गया 5 का, और इनके बीच में भी गैप हो गया 5 का. तो फाइनली ये तीनों नंबर हमने ले लिए. अब हमें क्या करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द थ्री पॉजिटिव नंबर्स, बस इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं. x स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 10 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब इक्वेशन में लिख देते हैं. सो ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ATQ से काम चल सकता है. हमने लिया एंड द सम इज गिवन टू अस एज 725. ठीक है, ये हो गया, इक्वेशन बन गई है. अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई भी प्रॉब्लम जहां आएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है फर्स्ट स्टेज, ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग कैसे ओपन कर रहे हो, सेकंड एल्जेब्रिकली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी इक्वेशन बना रहे हो, फोर्थ कौन से दो रूट्स आ रहे हैं, फिफ्थ उनमें से दोनों को एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, एंड लास्टली द फाइनल स्टेटमेंट फॉर कंक्लूडिंग द आंसर. ऑल राइट, तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. वैसे आप सिंप्लीफाई कर ही लोगे, बट क्योंकि एक छोटा सा ट्रिक मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनाना है. तो पहले क्वाड्रेटिक टर्म सारे काउंट कर लेते हैं एक साथ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तीनों से मुझे एक एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलने वाला है एक्स स्क्वायर. तीनों को मिला के बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ऐसे लीनियर टर्म को चेक करते हैं. यहाँ पर कोई लीनियर टर्म नहीं है. यहाँ देखो x प्लस 5 होल स्क्वायर, जब आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करोगे तो लीनियर टर्म आ जाएगी 10x, यहाँ से आ जाएगी 20x. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 30x, और यहाँ से आएगा 25, यहाँ से आएगा 100. तो एक बारी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर 30x 125 एंड 725. बस इसको यहाँ लेकर गए तो हमारी इक्वेशन आ गई -600. जैसा मैंने पहले भी बताया है, हर बार बताया है, जहां कॉमन फैक्टर्स मिल जाएं और उनको कैंसिल करने की ऑप्शन हो, प्लीज कैंसिल. यहां पर मुझे 3 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कैंसिल किया तो मेरे पास आ गई इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0, जिसको हमने बड़े आराम से फैक्टराइज किया. x प्लस 20 x माइनस 10, यहां से दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी -20 और आ जाएगी 10. अब -20 और 10 फिर से हमें चेक करना है क्या दोनों पॉसिबल हैं या दोनों नहीं हैं. लिखा हुआ है स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स. अगर दोनों नंबर्स, तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो x इक्वल टू -20 इज नॉट possible. x equal to -20 is not possible. So answer would be x equal to 10. अगर x equal to 10 आ गया तो तीनों नंबर्स बड़े प्यार से आ जाते हैं 10, 15 और 20, and this gets over. These are the 3 types of number problems जो CBSE में अलग अलग नंबर्स चेंज करके रिपीट होकर आती है और इन्हीं में से आती है. ठीक है, now here we go with the नेचुरल नंबर क्वेश्चन. अ नेचुरल नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट डेडलीस्ट टाइम, स्पीड, वर्क एंड वर्क डन. ओके, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12. एक नेचुरल नंबर ले लिया हमने x, व्हेन इंक्रीज बाय 12, उसको इंक्रीज कर देते हैं 12 से. अगर हमने उसको इंक्रीज किया तो नया नंबर बन जाएगा x प्लस 12. अब ये इक्वल्स क्या है, दिस इक्वल्स व्हाट, सो यहां से लेफ्ट साइड मिल गई मुझे, इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल. अब अगर नंबर हमारा x है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x. तो हमारी इक्वेशन बड़े आराम से बन जाती है, द नंबर इंक्रीज बाय 12 इक्वल टू 160 टाइम्स 1/x. सो दैट्स द इक्वेशन. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखा, फिर फैक्टराइज किया, 2 फैक्टर्स आ गए, दोनों फैक्टर्स में से हमने एक एक रूट निकाला. पहला आ गया -20 एंड दूसरा आ गया 8. फिर से हम वही चेक करते हैं क्या ये दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं या किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज नेचुरल नंबर. यहां पर ये नेचुरल नंबर है तो कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है, -20 is not a natural number. So x equal to -20 is not possible as it has to be a natural number. ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, 8 will be the correct answer. इसको एक बार हम वेरीफाई कर लें. Now required number is 8. Let us verify this answer. ऐसे केसेस में ना एक बार जल्दी से वेरीफाई करना हमारे लिए अच्छा होता है. एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं होते, बट हमारे लिए कंफर्म करना कि वर्ड प्रॉब्लम में हमारा आंसर ठीक आया है नहीं आया है
शायद थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है. लेट्स वेरीफाई द नंबर. 8 हमने मान के चला नेचुरल नंबर. अब उसने कहा 8 को 12 बढ़ा दो. 8 को 12 इंक्रीज कर दिया तो नंबर बन गया 20. तो लेफ्ट साइड पे आ गया 20. अब राइट साइड पे देखते हो 1 अपॉन एक्स. 1 अपॉन एक्स वुड बी 1 अपॉन 8. नाउ 1 अपॉन 8 को अगर मैं 160 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर से मेरा आंसर आ जाता है 20. सो इट्स मैचिंग ऑन बोथ द साइड. सो आंसर इज करेक्ट. एंड हियर वी कम विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ दिस मॉड्यूल. मोस्ट इंटरेस्टिंग कहना वैसे गलत होगा क्योंकि अब से लेकर एंड तक एक एक प्रॉब्लम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 इंटरेस्टिंग है और हर प्रॉब्लम एक अलग टाइप का है. चिल्ड्रन, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, बट उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर एक 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, जो इन्हीं में से घूम फिर के नंबर्स चेंज करके आएगा. सो पे अटेंशन फॉर दिस स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम. A train travels at a certain average speed for a distance of 54 kilometers. एक ट्रेन है जो हमारी एक डिस्टेंस कवर कर रही है 54 किलोमीटर्स का एट अ सर्टन एवरेज स्पीड. और हमें एंड में क्वेश्चन में निकालना भी यही है. क्या निकालना है? What was its average speed? तो ट्रेन ने एक डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस दिया हुआ है 54 किलोमीटर. लेट द फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ये आ गई हमारे पास एक सिचुएशन जहां पर ट्रेन ने 54 किलोमीटर ट्रैवल किया एट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. तो इस वर्ड प्रॉब्लम को, जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है, मैंने लीनियर्स में डिटेल में इसके छोटे छोटे टिप्स दिए थे. आई एम जस्ट रिपीटिंग कि अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में. कौन सी इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं उसको यूज कर चुके हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं. पहली स्टेटमेंट हमने यूज कर ली है, दैट सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर. ये हमने कर लिया. एंड देन यानी कि दिस इज स्टेप 2. ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स. वो ट्रेन फिर से गई और उसने अब की बार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? अब की बार उसने किया है 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर्स मोर देन द फर्स्ट स्पीड. अगर फर्स्ट स्पीड हमारी x थी तो 6 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड हो जाएगी x प्लस 6. ये दो सिचुएशन समझ आ गई है. पहली बार 54 किलोमीटर्स एट x किलोमीटर पर आवर, देन 63 किलोमीटर एट x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. अभी हम बिल्कुल आराम से चलते हैं. ये सेकंड लाइन भी हमने यूज कर ली. अब थर्ड लाइन में छुपा है वो ट्रिक जहां से हमें इक्वेशन बनानी है. इफ इट टेक्स 3 hours to complete the journey. जर्नी मतलब इट इज मेड अप ऑफ 2. यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं और डिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं. ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है. एक डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर, उसका टाइम कुछ होगा. नेक्स्ट डिस्टेंस 63 किलोमीटर पर आवर एट अ डिफरेंट स्पीड, उसका टाइम कुछ और होगा. नाउ द थर्ड लाइन, इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब इन द फर्स्ट केस अगर हम देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो पहले केस में मेरे पास टाइम आ गया 54 अपॉन x, और इसी तरह से दूसरे केस में मेरे पास टाइम आ गया 63 अपॉन x प्लस 6. नाउ द क्वेश्चन सेज कि जितना टाइम उसने यहां पर लिया और जितना टाइम उसने यहां पर लिया, इन दोनों को ऐड करके हमारा जो टाइम बनता है वो बनता है 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी. ठीक है, तो टोटल टाइम उसको लगा है 3 hours का. तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट टाइम प्लस द सेकेंड टाइम इक्वल टू 3. ये समझ आ गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई. स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के सारे प्रॉब्लम्स जनरली ऐसे ही सॉल्व होते हैं. रिलेशनशिप टाइम के बीच में दिया हुआ है तो हमने दोनों को बना दिया. अब की बार क्या रिलेशन है? कोई कम ज्यादा नहीं है, दोनों टाइम को ऐड करके टोटल जर्नी का टाइम दिया हुआ है 3 hours. सो आई होप ये इक्वेशन समझ आ गई है. नाउ माय ट्रिक हियर टू कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स. अब आप सोचोगे इसमें कैसे कैंसिल करें? राइट हैंड साइड पर मेरे पास 3 है और ये दोनों नंबर्स जो यहाँ न्यूमरेटर में हैं, ये दोनों के दोनों नंबर्स हमारे 3 के डिविजिबल हैं. तो अगर हम इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 18, यहाँ पर आता है 21. इसको हम एक बार रीराइट कर लेते हैं. सो 18 अपॉन एक्स प्लस 21 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1. अब क्या है, एलसीएम ले लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं. उसके बाद आ जाती है हमारी इक्वेशन इन द
स्टैंडर्ड फॉर्म। चिल्ड्रन दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। मैं इसको एंड में बताऊंगी इसकी मार्किंग कैसे होती है एग्जाम में। इट्स अ 5 मार्कर। तो किस किस स्टेप तक आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? जनरली हम सोचते हैं अगर आंसर नहीं आया तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। इक्वेशन बनाने तक भी मार्क्स होते हैं, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर सोल्यूशंस निकालना, फिर उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और लास्ट में आंसर को लिखना। इट्स अ 5 मार्कर वर्ड प्रॉब्लम। इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को 10 पॉइंटर्स में डिवाइड किया जा सकता है। उन 10 पॉइंटर्स में हर पॉइंट के मार्क्स हैं। अगर आपने ये कैलकुलेट किया है ना 54/x, तो इसके भी मार्क्स हैं। फिर अगर आपने कैलकुलेट किया 63/x + 6, इसके भी मार्क्स हैं। फिर आपने जो इक्वेशन बनाई इसके भी मार्क्स हैं। फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, इसके भी मार्क्स हैं। तो बेसिकली अगर आप इक्वेशन ले आते हो स्टैंडर्ड फॉर्म्स तक और उसको पार्टली सॉल्व भी कर देते हो तो भी 5 में से 2.5-3 नंबर एग्जामिनर बड़े आराम से दे देता है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक डिटेल मॉड्यूल करेंगे टू क्लोजर टू द एग्जाम टाइम। अभी प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है वो करते हैं। इक्वेशन हमारी बन चुकी है, उसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। 2 फैक्टर्स आ गए और 2 फैक्टर्स आते ही मेरे पास 2 सोल्यूशंस आ जाएंगे। अब जो मुझे पॉसिबल सोल्यूशंस यहाँ दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं? x 36 हो सकता है और x -3 हो सकता है। अब हम देखते हैं हमने x लिया क्या था? x थी हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड। कैन दैट बी -3? नॉट एट ऑल, बिकॉज द स्पीड कांट बी नेगेटिव। ये लाइन स्पीड कांट बी नेगेटिव, therefore x equal to -3 is not possible। अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखी, एक नंबर आपका स्ट्रेट कट जाएगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम्स दिखाऊंगी जहां पर ये लाइन ना लिखने से नंबर कट जाते हैं, बट हम ऐसा होने ही नहीं देंगे क्योंकि हम हमेशा 2 सॉल्यूशंस को एनालाइज करेंगे। जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसका सूटेबल रीजन देते हुए उसको रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा x = 36 और कंक्लूड करेंगे फाइनल स्टेटमेंट से। सो द ट्रेन्स फर्स्ट एवरेज स्पीड इज 36 km/h। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो हम इसको थोड़ा रैपिडली नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके जैसा दिख रहा है बट एग्जैक्टली इसके जैसा नहीं है, सिमिलर है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसी है। तो हम एक ट्रेन ले लेते हैं, उसने 360 km ट्रेवल किया, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन हमने यूज कर ली है। This is over. Now it says if the speed had been 5 km/h more. This is a second situation जहां पर स्पीड बढ़ रही है, यानी कि उन्होंने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। सो डिस्टेंस रिमेन्स टू बी 360 एंड द स्पीड हैज नाउ इंक्रीज्ड। अब ये सिंपल सी बात है, स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है व्हेन द डिस्टेंस इज फिक्स्ड? अगर स्पीड बढ़ाई है तो टाइम डेफिनेटली कम हो जाएगा। ये भी हमने लीनियर इक्वेशंस में किया था, बट देखो वही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो घूम फिर के क्वाड्रेटिक में भी आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, इक्वेशंस डिफरेंट है। सो नाउ लेट्स टेक केस 2। केस 2 में फिर से वही ट्रेन चली है, फिर से 360 किलोमीटर्स है, बट दिस टाइम द स्पीड हैज इंक्रीज्ड बाय 5 km/h। सिर्फ डिस्टेंसेस बदले हैं, स्पीड्स बदली हैं, हमें एग्जैक्टली वही काम करना है। हमें मालूम है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, सो हमने टाइम निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? हमने टाइम निकाल लिया 360/x इन केस 1 एंड दूसरे केस में 360/x + 5 इन केस 2। अब ये दोनों स्पीड्स हमारे पास आ चुकी हैं। वैसे तो बाय द लॉजिक ऑल्सो हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारा डिस्टेंस सेम है और स्पीड हमारी बढ़ गई है तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। तो ये चीज सोचने की बात है, कौन सा टाइम कम हो जाएगा? जब हमारी स्पीड ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा है टाइम कम हो गया, और कितना कम हो गया? दिस हैज टेकन 1 hour लेस। 1 hour लेस तो बहुत आसान सा वैल्यू है। सो पहले हम लिखेंगे ज्यादा वाला टाइम। ज्यादा वाला टाइम माइनस द कम वाला टाइम शुड गिव मी 1 hour। सो ज्यादा वाला टाइम यानी कि ओरिजिनल, उसके बाद कम वाला जब हमने स्पीड बढ़ा दी, दोनों का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 1। बड़े आराम से इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब इसमें कोई कैंसिलेशंस तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे पहले ही 1 है, पर लेकिन यहाँ पर 360 को कॉमन निकाला जा सकता है, जो हमें निकालना चाहिए। 300 को हमने अगर कॉमन निकाल लिया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यूज बहुत इजीली आ जाती हैं। हालांकि आंसर 360 से भी आ जाएगा, लेकिन 360 को बाहर निकाला जाए तो एक मजेदार चीज है, यहाँ पर हमारा x कैंसिल हो रहा है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करें फिर वैल्यूज को बढ़ाएं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। 360 कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारा ये कैंसिल हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इसको लिख दिया तो बड़ी प्यारी सी इक्वेशन आ गई। फिर से उसके 2 लीनियर फैक्टर्स हमने निकाल लिए। 2 लीनियर फैक्टर्स अगर हमने निकाल लिए फिर हम उसको फैक्टराइज करके उसके 2 सोल्यूशंस आ जाएंगे।
अब फैक्टर्स हैं x प्लस 45 एंड x माइनस 40। अब तक तो सारे बच्चों को समझ आ गया होगा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। दोनों को हम वैल्यूज को लिखने के बाद कौन सी इसमें से रिजेक्ट होगी, कम ऑन एवरीबडी स्टार्ट थिंकिंग एंड आंसरिंग। कौन सी इसमें से रिजेक्ट होगी, -45 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x रिप्रेजेंट्स द speed of the train and speed cannot be negative. So what is going to be the speed of the train in this case? 40 kilometers per hour is the correct answer. इसको आप अपने आप तरीके से verify कर सकते हो. Time थोड़ा कम है, so I'm moving on to the next question. Now again, this is also something similar to this problem. In a flight of, अब देखो train की जगह flight आ गई. How does it matter? In a flight of 600 kilometers, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed was reduced. Obviously, अगर bad weather है तो speed कम करनी पड़ेगी, तो definitely time ज़्यादा लगेगा. Now the time of the flight increased by 30 minutes. कुछ नहीं करना है, we will only start with distance is given as 600 kilometers. Distance हमारा fixed है, तो case 1 में हमने ले लिया original situation, x ले ली speed उसकी, तो time हमारा आराम से आ गया 600 upon x. इसको हम एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पर हम चेक करते हैं distance हमारा fixed था. केस 2 में हमारी स्पीड को कम किया गया. कितना कम किया गया? इट हैज बीन स्लोड डाउन 200. सो स्पीड आ गई हमारी x माइनस 200 किलोमीटर्स पर आवर. अब अगर स्पीड कम हो गई है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, पर कितना टाइम लग रहा है? 600 अपॉन x माइनस 200. एंड विदाउट एनी डाउट यहाँ पर पहला टाइम, फिर दूसरा टाइम, और डेफिनेटली जब हमने स्पीड को कम किया है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही. सो दिस टाइम इज मोर. तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा. एंड मोर बाय हाउ मच? This time the time is given to us as 30 minutes. 30 लिखना is the biggest mistake here. बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली 30 लिख देते हैं. भाई एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको टेस्ट करने के लिए चेक किया है. 30 मिनट्स पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में स्पीड दी हुई है हमको किलोमीटर्स पर आवर में. सो द यूनिट फॉर टाइम टू बी टेकन इज आवर्स. क्या बड़ी बात है, 30 मिनट्स है. 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर. बात तो छोटी सी है, बट अगर याद रही तो ग्रेट, नहीं याद रही आउट. ओके, हमें याद रखनी है 30 मिनट्स. 30 मिनट्स इज गोइंग टू बी हाफ एन आवर. तो बस अब क्या है, ज्यादा वाला टाइम माइनस द कम वाला टाइम. देखो ये ज्यादा, ये कम, एंड इक्वल टू हाफ. बिल्कुल वही टेक्निक यहाँ पर. 600 को हम कॉमन ले लेते हैं. 600 को कॉमन लिया और वहां से 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1200. इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना. ये छोटी छोटी सी टिप्स तो मैं देती ही रहूंगी अदरवाइज, राइट. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हमने लिख लिया. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. ये 0 देख के डरने की जरूरत नहीं है. हालांकि फैक्टराइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर ही लोगे. लेकिन अगर हम देखें ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में यानी कि कोई भी हम नंबर लें तो 2 zeros के साथ आएगा. वो दो उसके जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करेंगे वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा. सो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसको. सो x माइनस 600 और x प्लस 400, इसके 2 हमारे लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं. दोनों लीनियर फैक्टर्स से हमारे पास 2 सोल्यूशंस आ जाते हैं. अब हम चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी. x क्या था हमारा? x है हमारा स्पीड ऑफ द प्लेन, द एयरक्राफ्ट. कैन दैट बी नेगेटिव? इट कांट बी नेगेटिव. सो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दिस ओरिजिनल स्पीड इज 600 किलोमीटर्स पर आवर. अब यहाँ पर अगर हमने आंसर छोड़ दिया, ऐसा बच्चे करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर्स. हमें स्पीड निकालने की जल्दी थी, हमने स्पीड निकाला और यही आंसर पैकअप कर दिया और हमारा 1 नंबर चला गया. अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो. दिस इज माय स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस चिल्ड्रन. जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करके कंप्लीट करते हो, एक बार गो बैक टू द क्वेश्चन एंड रीड द लास्ट 1 or 2 लाइन्स टू सी कि हमने सब कुछ निकाला है या कुछ और बाकी है. लेट्स सी. फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन. ठीक है, हमने स्पीड निकाला है, बट हमें निकालना है ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब ओरिजिनल टाइम कितना है. उसमें कौन सी बड़ी बात है. ओरिजिनल टाइम निकालने का तरीका हमें मालूम है. कैसे? ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन द ओरिजिनल स्पीड. ओरिजिनल डिस्टेंस था 600, स्पीड भी आ गई 600. वाओ. सो 1 घंटे में फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगी. सो द रिक्वायर्ड टाइम इज 1 hour. आई होप इट्स क्लियर. ये टाइम निकालना है लास्ट में, बिकॉज द स्टेटमेंट सेज फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. अब जैसे ही हम देखते हैं ना शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, लेट द शेड्यूल ड्यूरेशन बी x hours. इससे बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना. एनी टाइम देर इज अ चेंज इन स्पीड, लेट द स्पीड बी टेकन एज x. जो क्वांटिटी चेंज हो रही है उसको वेरिएबल लिया जाए. ओके. हालांकि आप कहोगे मैम टाइम भी तो चेंज हो रहा है. आंसर तो हो सकता है, एक केस में हमारा 1 hour है, दूसरे में डेफिनेटली 1.5 hours आ जाएगा. बट स्टिल माई एडवाइस हियर, वेन एवर देर आर क्वेश्चंस ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ दिस टाइप इन क्वाड्रेटिक, टेक द स्पीड to be x, increase it or decrease it and make an equation using the
टाइम रिलेशनशिप. ओके, दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. अब हम आ रहे हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अगेन चिल्ड्रन, मैं याद दिला रही हूँ, सबने आई होप लीनियर इक्वेशंस का मॉड्यूल्स देख लिया है. वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर देयर आर 10 वर्ड प्रॉब्लम्स और सारी की सारी देखो वही कॉन्सेप्ट्स घूम कर आ रहे हैं, सिर्फ इक्वेशंस अलग आ जाएंगी. अगेन दिस क्वेश्चन सेज a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go. Basically it's a case of upstream downstream. values हम बाद में लेंगे, पहले upstream downstream को समझना बहुत जरूरी है. what does upstream mean and what does downstream mean? let's take the first figure. यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है जिसके अंदर there is a boat and there is a stream. ये यहाँ पर हमने बोट ले लिया, अभी मोटर बोट है, ये यॉट है, जो भी है, एक बोट ले लिया है मैंने, राइट. और देयर इज अ फ्लोइंग स्ट्रीम है, फ्लोइंग रिवर है, जो भी है, दोनों फ्लो कर रहे हैं. अब इस केस में हमको दिया है अ मोटर बोट हु स्पीड इज, ठीक है, हमको स्पीड दी हुई है. लीनियर इक्वेशंस में दोनों स्पीड्स निकालनी थी, ये एक डिफरेंस है. बट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है? डाउनस्ट्रीम के केस में अगर हमारी स्ट्रीम राइट डायरेक्शन में बह रही है और हमारी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, सेम डायरेक्शन, दिस इज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम. ऑन द अदर हैंड अगर हम इसी चीज को देखें, स्ट्रीम इज मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड द बोट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज अ सिचुएशन अपस्ट्रीम. अब ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, फॉरगेट अबाउट मैथमेटिक्स हियर. अगर हम किसी चीज एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिवर भी उसी डायरेक्शन में जा रही है तो वो हमें सपोर्ट करेगी तो बोट की स्पीड थोड़ा बहुत इंक्रीज होगी. अब अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिवर हमें पीछे खींच रही है तो डेफिनेटली स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी. तो कितनी कम कितनी ज्यादा, वो करने से पहले लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ. इट सेज द मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पर हमको मोटर बोट की स्पीड दी हुई है तो हमने यहाँ आराम से लिख लिया 18 किलोमीटर पर आवर. दोनों केस में मोटर बोट की जो स्पीड है वो सेम ही लेनी है हमें. लीनियर इक्वेशंस में ये भी मिसिंग थी तो हमने इसको x लिया था और स्ट्रीम को y. यहाँ पर 18 दिया है तो ले लिया हमने. एंड लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर्स पर आवर. ओपनिंग लाइन समझ आ गई है. अब हमें करना क्या है, दोनों की पहले स्पीड्स निकालते हैं क्योंकि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड्स चेंज हो रही हैं, दोनों में डिफरेंट स्पीड्स आ रही हैं. x का काम खत्म, x को हमें यूज करके दो नई स्पीड्स बनानी है. दो नई स्पीड्स मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की. डाउनस्ट्रीम में 18 तो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, उसमें ये x जाके सपोर्ट कर रहा है मतलब ऐड हो जाएगा. सो दिस स्पीड इज 18 प्लस x किलोमीटर्स पर आवर. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट हैपेंस हियर इज व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में स्पीड हमारी कम हो रही है. किसकी स्पीड कम हो रही है? बोट की कम हो रही है. कितनी कम हो रही है? x किलोमीटर्स पर आवर. सो द राइट स्पीड वुड बी 18 माइनस x किलोमीटर्स पर आवर. जो यहाँ सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं वो ले लेते हैं x माइनस 18 एंड क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं आ पाता. द राइट वे ऑफ टेकिंग इज 18 माइनस x किलोमीटर्स पर आवर. बस अब दोनों की स्पीड्स आ गई है और इसमें लिखा है कि इट टेक्स सम टाइम टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम. यानी कि दोनों केस में चाहे वो डाउनस्ट्रीम जाए चाहे अपस्ट्रीम जाए, डिस्टेंस रिमेन्स द सेम एज 24 किलोमीटर्स. अब डिस्टेंस हमारा सेम आ गया 24 किलोमीटर्स. अब क्या है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, दोनों के केस में हम टाइम निकाल लेते हैं. टाइम डाउनस्ट्रीम विल बी 24 अपॉन 18 प्लस x और टाइम अपस्ट्रीम विल बी 24 अपॉन 18 माइनस x. अब इक्वेशन बनानी है हमको. इक्वेशन बनाने के लिए डेफिनेटली किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है? जिसमें स्पीड कम है, यानी कि अपस्ट्रीम टाइम विल बी मोर देन द डाउनस्ट्रीम टाइम बाय 1 आवर. बस एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे हमने इक्वेशन बना लिया, उसको फिर से हमने सॉल्व कर लिया. हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई जिसको हमने फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करके हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, उनको हमने एनालाइज किया. दो सॉल्यूशंस -54 and 6. It is again the speed case, so x equal to -54 is not possible because speed can't be negative. तो correct answer आ गया हमारा x equal to 6 and that's the speed of the stream. I hope this problem is clear. Upstream, downstream. Now the next case is time and work. Quadratic equations के घूम फिर के वही 7-8 problems हैं. First the numbers and the reciprocals, फिर हमने कुछ squares किया, speed, distance and time, and then upstream, downstream, and that's the concept टाइम एंड वर्क. ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आती हैं और हम
हम क्या मतलब बच्चों को आई हैव सीन व्हाइल आई एम डूइंग द करेक्शंस फॉर द सीबीएसई पेपर्स फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स को सिर्फ समझने के बाद अगर इक्वेशन बनाना आ गया बड़े आराम से सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन समहाउ एक फियर है, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, हम कैसे करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम इज जस्ट अ रियल लाइफ सिचुएशन। थोड़ा हर टाइप के क्वेश्चन का एक टेक्निक है जिसको समझना जरूरी है। ना दिस इज टाइम एंड वर्क, इसका एक सर्टन टेक्निक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 आवर्स, यानी कि 2 पाइप से अगर साइमल्टेनियसली, यानी उस टैंक में दोनों इनलेट्स टू द पाइप्स आर ओपन, देन द पूरा का पूरा टैंक हमारा भर जाता है 15/8 आवर्स में। ये वो सिचुएशन दी है जब दोनों पाइप से काम हो रहा है। द पाइप विद लार्जर डायामीटर, आ गया ना डिफ्रेंसिएशन। द पाइप विद लार्जर डायामीटर टेक्स 2 आवर्स लेस दैन द पाइप विद द स्मॉलर डायामीटर। अब किसका +2 लेना है, किसका -2 लेना है, इस सबको भूल के अगर एक कॉमन सेंस की बात करो, जिस पाइप का डायामीटर बड़ा होगा वो कम टाइम में टैंक भर देगा, और जिस टैप का या जिस पाइप का डायमीटर कम होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा टैंक को भरने में। ठीक है, तो ये सिचुएशन दी हुई है, कंपैरेटिव व्यू दिया हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है टेक्स 2 आवर्स लेस। भाई अब लेस है तो कौन लेस लेगा? लार्जर वाला ही लेगा। देन फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ओपनिंग लाइंस लेते हैं सबसे पहले, पाइप विद द लार्जर डायमीटर एंड पाइप विद द स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, अब बात आती है टाइम, इसको कैसे लिया जाए कि हमें निकालना है टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ईच पाइप किसी एक का एक्स लेना पड़ेगा। अब अगर हमने लार्जर वाले का एक्स ले लिया तो यहाँ पर गलती बच्चे क्या करते हैं, स्मॉलर वाले का एक्स ले लेते हैं और लार्जर वाले का एक्स +2 ले लेते हैं, क्योंकि वो लार्जर है ना। अगर लार्जर है तो x +2 करके उसको हम लार्ज बना देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। अब कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे इसमें क्या गलत है। इसमें गलत ये है, ये बोला जा रहा है टाइम, जितने टाइम में, जितने नंबर ऑफ आवर्स में ये पाइप्स टैंक को फुल करेंगे, तो किसको टाइम ज्यादा लगना है? स्मॉलर डायमीटर को कम ज्यादा लगना है। तो लार्जर डायमीटर का हम x लेते हैं और स्मॉलर वाले का हमेशा उससे ज्यादा होगा x +2। तो जब भी ऐसा टाइम एंड वर्क का केस आएगा, ओके, तो जो ज्यादा बड़ा आउटलेट है या जिसका ज्यादा फ्लो है या जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको x ले लो और स्मॉलर डायमीटर को इंक्रीज कर दो। इंक्रीज कर दो कितना? गिवन एज 2 आवर्स, सो x +2। ठीक है, 2-3 प्रॉब्लम्स करके ही समझ आ जाएगा। सो टाइम हमने लिया लार्जर पाइप का x और उसका लिया x +2, यानी कि पूरा का पूरा टैंक, अगर लार्जर वाला पाइप x आवर्स तक ओपन है तो वो टैंक भर जाता है। तो 1 आवर में उसने कितना काम खत्म किया। अब इसमें जो एक चीज है जो समझ नहीं आती है, ये 1 कहाँ से आ जाता है? 1 इज कंसिडर्ड एज अ यूनिट वर्क। ये जो टैंक है, इसका टैंक का कोई वॉल्यूम तो हमको दिया नहीं है कि कितना वॉल्यूम है, जो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो जो टैंक है उसकी कैपेसिटी को पूरा भरने को हमने कहा है इट्स अ 1 यूनिट वर्क। ठीक है, 1 यूनिट वर्क मतलब वील टेक इट एज अ होल, पूरा काम 1 यूनिट। ठीक है, तो अगर हम पूरे काम को 1 यूनिट माने, जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप x आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 आवर में वो कितना करेगा? एक किताब आपने 4 दिन में पढ़ के खत्म करी, तो एक दिन में आपने कितनी किताब पढ़ी? 1/4 of the book was read by you if you finished reading the book in 4 hours. That's the concept here. x आवर्स है तो 1 आवर में आ जाएगा 1/x, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर x +2 आवर्स है तो 1 आवर में आ जाएगा 1/x +2। अब दोनों की हमको एफिशिएंसी या क्वालिटी ऑफ वर्क आ गया है। इन दोनों ने कितने आवर्स के लिए एक साथ काम किया? 15/8 आवर्स। तो 15/8 आवर्स के लिए अगर 1/x और 1/x +2 एक साथ काम करेंगे तो पूरा यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाता है। दैट्स द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग द इक्वेशन। 1/x यहाँ से लिया, 1/x +2 यहाँ से लिया, उन्होंने कितना काम किया? टोटल इतने टाइम के लिए काम किया। दिस इज 1 यूनिट वर्क, इट गेट्स कंप्लीटेड। ये एक सेट फॉर्मेट है, इसको दिमाग में बिठा लो, एंड दिस इज हाउ ऑल टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स आर बीइंग डन। बट आगे एक आने वाला प्रॉब्लम है जहां पर ये भी थोड़ा चेंज हो जाता है, सो स्टे ट्यून इन। ये मत सोचना खत्म हो गया। देयर आर 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क एंड ऑल 3 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये हो गया हमारा। अब बस इक्वेशन बनना चाहिए। इक्वेशन बन गया, थोड़ा सा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आता है 2x +2। अब देखो, फिर से मैंने 1000 बार कहा है कि वैल्यूज को छोटा करना सीखो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा
4 ज़्यादा फर्क पड़ता है या कम फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क ज़रूर पड़ता है। कैंसिल किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इक्वेशन आ गई। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है फैक्टराइजेशन में। ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी डन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर अगर बहुत परेशानी ना हो तो डी मेथड को यूज करने की कोशिश मत करो। प्रैक्टिस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मोर ओवर डिस्क्रिमिनेंट रूल फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज मोर क्विक एंड ईजी दैन डिस्क्रिमिनेंट। बाकी आपकी चॉइस है, आंसर आना चाहिए चाहे कोई भी मेथड आप यूज करो। इसको मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए। 2 लीनियर फैक्टर्स आते ही मेरे पास 2 इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास, x इक्वल टू -5/4 एंड 3। अब बारी आती है इसको एनालाइज करने की। क्या था x? x था टाइम टू फिल द टैंक सेपरेटली। भाई टाइम नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, सो टाइम कांट बी नेगेटिव, सो x इक्वल टू -5/4 इज नॉट पॉसिबल। इफ टाइम इक्वल टू -5/4 इज नॉट पॉसिबल तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 आ गया तो डेफिनेटली दूसरा टाइम आ जाएगा 5 hours, एंड वी कंक्लूड आवर आंसर बाय सेइंग दैट द लार्जर पाइप विल टेक 3 hours एंड द स्मॉलर पाइप विल टेक 5 hours टू फिल द टैंक separately. This completes the first time and work problem. बिल्कुल इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 31, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. सबसे पहले this mixed fraction should be converted into a fraction here. 8 into 9 is 72 plus 3 हमने इसको यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट करके हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके पहले ही लिख लेते हैं। इट इज गोइंग टू बी 75/8 hours। ठीक है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस। फिर से वो स्मॉलर, तो एक जगह हमने लिया लार्जर और एक जगह हमने लिया स्मॉलर। फिर से लार्जर वाले को x एंड फिर से स्मॉलर वाले को x प्लस 10। स्मॉलर वाला ज्यादा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर हालांकि उन्होंने लेस लिखा है तो हम चाहते तो स्मॉलर वाले को x और लार्जर वाले को x-10 भी ले सकते थे, बट चिल्ड्रन इट्स माय स्ट्रिक्टेस्ट एडवाइस हियर, अवॉइड द सब्ट्रैक्शन साइंस व्हाइल यू आर डीलिंग विद इक्वेशंस। तो एक को मैंने x लिया है, दूसरे को ज्यादा, मतलब उसको x+10 कर दो। यहाँ पर लेस लिखा होता है बट हम मोर भी तो कंपेयर कर सकते हैं। इफ द लार्जर डायमीटर टेक्स लेस then obviously smaller one will take 10 hours more. इस कॉन्सेप्ट पे मेरी चॉइस है, मैंने ये लिया है। बाकी आप x और x-10 से भी कर सकते हो, फिर आपकी डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी और डेफिनेटली आंसर सेम ही आएगा। ओके, ये बना लिया हमने। अब हमें इनका 1 hour का वर्क निकालना है, 1/x और 1/x+10। बस इक्वेशन क्या है, 2 taps together can fill। टुगेदर मतलब इनका टुगेदर काम कैसे निकालेंगे, 1/x plus 1/x+10। टुगेदर दे हैव वर्कड फॉर 75/8 hours। बिल्कुल पहले जैसा प्रॉब्लम है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। फिर से मुझे यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा था, मैंने इसको कैंसिल किया। आपका दिल ना करे तो आप मत करना, बट मेरा सजेशन है। यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। फिर से 2 लीनियर फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने यहाँ पर फैक्टर्स भी दिखा दिए हैं कि मैंने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया है, एंड दैट्स माय सजेशन। ठीक है, इससे हमको 2 वैल्यूज ऑफ x मिल जाएंगे। 2 वैल्यूज ऑफ x हमको मिल जाएंगे। पहले इसको हम देखते हैं कौन कौन से वैल्यूज मिल रहे हैं, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। 4x + 25 एंड x-15, देखते ही पता चल रहा है आंसर तो 15 आ गया। लेकिन हमें ये स्टेप जरूर लिखना है वरना 1 मार्क कट जाएगा। x का वैल्यू आ रहा है -25/4 एंड 15। क्या रीजन है हमारा यहाँ पर, फिर से x रिप्रेजेंट्स टाइम। टाइम इन आवर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू -25/4 इज नॉट पॉसिबल। एंड नॉट पॉसिबल का मतलब है व्हाट इज पॉसिबल, x इक्वल टू 15 एंड द 2 टाइमिंग्स आर गोइंग टू बी 15 and 25 hours। ठीक है, समझ आ गया ये। so this is done and the 2 timings have come. Now coming to this 30-second question, इसमें मैंने कुछ हाईलाइटिंग्स किए रेड से, है तो ये भी टाइम एंड वर्क, बट हाईलाइटिंग से पहले ही समझ जाओ भाई कुछ डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। इंट्रोडक्टरी लाइंस बिल्कुल सेम है। टू फिल अ स्विमिंग पूल, 2 पाइप्स आर यूज्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। इसको देखते हैं, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। फिर से वही स्मॉलर डायमीटर एंड लार्जर डायमीटर। अब तो हमें समझ आ गया कि हम लार्जर डायमीटर को हमेशा x लेंगे और स्मॉलर में उसका टाइम गैप कर देंगे। यहाँ दिया इट टेक्स 10 hours मोर, थैंक गॉड दिस टाइम दे हैव फॉलोड
10 आवर्स मोर, तो मैंने पहले ले लिया x प्लस 10। अब इसमें भी हमने वही निकाला, वर्क डन बाय 1 आवर इन दिस वन। यहाँ तक तो सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ इक्वेशन बनाते टाइम यहाँ थोड़ा सा चेंज आया। वो क्या चेंज आया मैंने पहले ही रेड से हाईलाइट किया है, लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स, यानी कि जो ये टाइम हमने लार्जर के लिए निकाला है ये काम करेगा 4 आवर्स के लिए, एंड द स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ये काम करेगा 9 आवर्स के लिए। तो इक्वेशन बना देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 9 टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू हाफ। अब सारी के सारे क्वेश्चंस में तो 1 था, अब 1 था तो ठीक है, अब ये हाफ कहाँ से आ गया? ये है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर जाके बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क में सारी प्रॉब्लम्स में राइट साइड पे 1 ही होता है। यहाँ पर हमने हाफ क्यों लिया? बिकॉज इट सेज इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. That's the most important point here which we should not miss. Half of the pool is filled, यानी आधा ही काम हम कर पाए हैं, आधा काम कर पाए हैं तो यहाँ पर राइट साइड पे हाफ आ जाएगा। बस अब इक्वेशन बन गई है तो सॉल्व करने में क्या दिक्कत है? यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना, इसके मार्क जरूर होते हैं बट अपने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई स्टेप्स चेक नहीं करता है। आपने ये एक्सप्रेशन लिखा, फिर आपकी जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रही है उसको ध्यान से चेक करना। अगर मैं इस स्लाइड पे दिखाती हूँ इसकी मार्किंग कैसे होती है, हमने इसके 2 फैक्टर्स ले लिए, 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, उससे हमको 2 वैल्यूज मिल गए। 2 वैल्यूज हमको मिल जाएंगे x प्लस 4 और x माइनस 20 से। पहला वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -4 और यहाँ से आ जाएगा 20. Definitely x is again number of hours, so x equal to -4 is not possible. x -4 पॉसिबल नहीं है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20, और अगर x 20 है तो x प्लस 10 30 हो जाएगा। तो दोनों पाइप्स का इंडिविजुअल टाइमिंग आ गया 20 एंड 30। नाउ आई एम टेलिंग यू इसकी मार्किंग कैसे होती है। 5 नंबर का सवाल है भाई, 5 नंबर के लिए हमें ढंग से समझना चाहिए कहाँ कहाँ कितने कितने नंबर मिल रहे हैं, उतना ही टाइम उस पर एफर्ट डालेंगे। सबसे पहले आपने स्टार्ट कर दिया टैप विद दिस, और यहाँ पर आपने जैसे ही ले लिया x प्लस 10, आपको हाफ मार्क तो यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर लिख लिया ये 1/x लिख लिया, ये भी आपने 1/x लिख लिया, तो यहाँ पर भी हाफ हाफ आ गया। इक्वेशन बनाने के डेफिनेटली 1 मार्क होते ही होते हैं, तो आप देखो यहाँ से हाफ आ गया, ये हाफ, 1.5, तो 2.5 मार्क्स तो टोटल आप इस पर्टिकुलर स्टेप तक ही सॉल्व कर चुके हो ना। 2.5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं। उसके बाद आता है सॉल्विंग पार्ट। ये पूरा का पूरा सॉल्विंग पार्ट करके जिस स्टेप पे आप ये 2 वैल्यूज निकाल लोगे वहां पर भी आपको एक और नंबर मिल जाता है, ठीक है। 2.5 यहाँ तक मिला, फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म्स में ले आए। स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी ये वाली, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक लाने के लिए भी आपने हाफ मार्क ले लिया, तो यहाँ तक हमारे हो जाते हैं 3 मार्क्स। फिर आपने सॉल्व किया और आपने उसको सॉल्व करके 2 आंसर्स दे दिए, 1 मार्क। अब बचा 1 मार्क। ये 1 मार्क किसके लिए होता है? ये 1 मार्क आता है इन 2 स्टेप्स के लिए कि यहाँ पर आपने ये रीजन आउट किया और फिर आपने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया है। तो लास्ट में अपने आंसर को ठीक से कंक्लूड करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। 5 मार्कर्स को लिखा कैसे जाता है, देयर इज अ सेपरेट लेसन और मॉड्यूल आई एम गोइंग टू स्ट्रीम, वो आप तब देख लेना, बट फिलहाल ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लो। एंड इसके बाद है सिर्फ एक बढ़िया सी केस स्टडी। ये काफ़ी बढ़िया केस स्टडी है और मैंने पहले भी वार्निंग दी है, जब मैं कहूँ ना काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब थोड़ी सी ट्रिकी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं और मुझे पर्सनली ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी लगी। अब मुझे अच्छी लगी पर लेकिन एग्जाम में अगर आती है तो बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। लेट्स फिनिश इट ऑफ विद very easy methods. While designing the school yearbook, a teacher asked the student that the length and width of a particular photo is increased by x units. Children, जब भी केस स्टडी का प्रॉब्लम आता है रीडिंग टाइम में उसको जरा थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। रीडिंग टाइम में ढंग से पढ़ के उसकी कौन सी बातें ज़रूरी हैं और कौन सी ज़रूरी नहीं है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब स्कूल बुक डिज़ाइन हो रहा है, उसमें स्टूडेंट ने कहा, टीचर से कहा, उस सबसे ज़्यादा एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर फोटो दिया हुआ है, द ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। तो भाई एक फोटो पहले इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैंने उसका रफ डायग्राम बना लिया।
any word problem children. I'm showing it to you with the help of rough diagrams, चाहे वो line diagrams हो. ट्रेन बनाने मत बैठ जाना, गाड़ी नहीं बनानी एग्जाम में. This is what I don't mean to say. Diagrams का मतलब है line diagrams, flow charts. इन सब से spatial arrangement से एक word problem को solve करना बहुत आसान होता है. जैसे मैंने क्वेश्चन में पढ़ा कि ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, सेंटीमीटर नहीं भी लिखो तो चलेगा, बट 18 और 12 लिखकर छोड़ दो. अब देखते हैं क्या हो रहा है. इस ईयरबुक के फोटो फ्रेम में दैट विड्थ एंड लेंथ दोनों को x यूनिट्स बढ़ाया जा रहा है. x यूनिट्स बढ़ाया जा रहा है का मतलब है कि इस पूरी की पूरी पिक्चर का साइज बढ़ जाएगा. अब हमने कितना कितना बढ़ाया यहाँ देखते हैं. यहाँ पर हमने x बढ़ाया और यहाँ पर भी x बढ़ा दिया, यानी कि उसकी लेंथ भी x बढ़ गई और विड्थ भी x बढ़ गई. ओरिजिनली थी 18 और 12, तो अब नई लेंथ कितनी हो जाएगी 18 प्लस x और नई हाइट विड्थ कितनी हो जाएगी 12 प्लस x. ये हमने रेडी करके रख लिया है. कहाँ काम आएगा, कैसे आएगा, वो आगे क्वेश्चंस में काम आएगा ही आएगा. बट फिलहाल एक फोटो फ्रेम था जिसकी ओरिजिनल डायमेंशंस थी, दोनों यूनिट्स को हमने x बढ़ा दिया है और मैंने नई डायमेंशंस तैयार करके उस डायग्राम पे लिख ली हैं. अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि इस डायग्राम के बिना भी हम कर लेंगे, तो भाई कर लो, लेकिन बोर्ड एग्जाम एक ही बार लिख रहे हो आप क्लास 10th का, और गलती नहीं करनी है. सो दीज टाइप ऑफ लिटिल डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड लाइन डायग्राम्स will help you to avoid any mistake, especially when it's a matter of 5 marks. बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है. 18 प्लस x और 12 ये इतना हमने तैयार कर लिया. और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो. डबल द एरिया ऑफ द फोटो, तो यानी कि ऐसा करने से जो एरिया है वो डबल हो गया है. ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में काम आएगी. अब बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन, तो हमने रीडिंग टाइम में ये पढ़ के समझ लिया है कि इसमें हो क्या रहा था. जल्दी से हमने डायग्राम बना लिया. राइट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग दी अबव इन्फॉर्मेशन. अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, डिपिक्टिंग दी अबव इन्फॉर्मेशन. हमने किया क्या है, हमने दोनों साइड्स को x बढ़ाया, यानी कि नई डायमेंशन हमने बढ़ाई है. वो दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स. ठीक है, ये हो गया. और हो क्या रहा है, द एरिया इज डबल्ड. ओरिजिनल एरिया कैसे बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड, दैट्स 18 इंटू 12. तो नया एरिया जो डबल होकर आ रहा है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 18 इंटू 12. तो दैट्स गिव मी द इक्वेशन. इससे हमने शो कर दिया कि द लेंथ हैज इंक्रीज्ड बाय x यूनिट्स, breadth has increased by x units. When I multiply these two L into B, this gives me the new area, and the new area is double the original area. This is the algebraic representation of the given situation. इसको आगे solve हमें नहीं करना है. And if you see second part, write the corresponding quadratic equation in standard form. अगर हमने यहीं पे solve कर दिया तो हम second part में क्या करेंगे, solve तो in any case करना ही है बेटा, लेकिन first part में अगर आपने इतना भी लिख दिया, this is going to give you full 1 mark, nobody can challenge it. अब उन्होंने second part इसका extension ही है. So this is the best part of a case study. First part से second, second से third, it gives you a way how to solve this long problem. अगर directly हम सीधा last question पूछ लें, समझ ही नहीं आएगा मैं करना क्या है. So I think case studies थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ लिया तो ये सॉल्व हो जाएगा. आगे अब क्या है, इसको हमने रीराइट किया, सॉल्व किया और हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. देखो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म तक इक्वेशन करेक्टली बनाने के 2 मार्क्स हैं 4 में से. सो आई होप यू अंडरस्टूड. अगर आपने करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, तो 50% मार्क्स आपको आराम से मिल जाते हैं. अब आ रहा है व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो. एनलार्ज्ड फोटो हमने कितनी एनलार्ज की है, x एनलार्ज की है. तो अगर 18 और 12 में x ऐड हो रहा है तो नई डायमेंशंस आ जाएंगी. तो x को निकालते हैं. x को निकालना क्या बड़ी बात है, अब तो हमारे पास इक्वेशन है, उसको हमने लिया और उसको हमने सॉल्व किया. नाउ स्पेस भी थोड़ी कम है और हम बहुत बार सीख चुके हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है. इनको सॉल्व किया तो मेरे पास ये 2 वैल्यू आ गई. ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है, तो आपको ये डिटेल्स सॉल्व करके दिखानी है. डू नॉट राइट द आंसर डायरेक्टली लाइक इन MCQ. केस स्टडी का हर एक क्वेश्चन हैज टू बी शोन विद स्टेप्स. सब्जेक्टिव है, लेकिन जैसे 1 मार्क है, एक स्टेप में लिख रहे हो क्योंकि एक इक्वेशन में आंसर आ गया. दिस इज अ 2 मार्कर और सॉल्व करके आपको दिखाना है. ठीक है, आपने ये दिखा दिया, 1 स्टेप में दिखाओ, 2 फैक्टर्स दिखा दिए, 2 वैल्यूज आ गए. अगेन वी हैव टू रिजेक्ट वन ऑफ द वैल्यूज. कौन सा वैल्यू, -36 is not possible, so x is 6.
x से 6 तक आ गया, लेकिन हमें क्या बतानी है, दोनों डायमेंशंस 6 को ऐड किया तो हमारे फिगर से भी पता चल रहा है, पहली डायमेंशन आ जाएगी 24 और दूसरी आ जाएगी 18। दिस कंप्लीट्स द 4 मार्कर अगर आपको चॉइस का क्वेश्चन नहीं करना है। एंड डेफिनेटली अगर चॉइस मिल रही है तो मैं सजेस्ट करूंगी पार्ट ए करके भाई आंसर निकाल देना। पार्ट बी थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, खतरनाक है, थोड़ा सा है, जरा ध्यान से देखो। कैन एनी, लेकिन हम करें या ना करें आना तो चाहिए। मान लो बिना चॉइस के आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ रिमेंबर, आई डोंट नो कितने लोगों ने पुराना मॉड्यूल देखा है जिसमें एमसीक्यूज थे, वहां पर भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नॉन रियल तो हमने किया है, लेकिन रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स कैसे आती है और कब आती है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220। वैसे तो न्यू एरिया डबल किया गया था, लेकिन बात है इसमें एजम्पशन की, क्या पॉसिबल है कि उस न्यू एरिया को 220 के बराबर कर दिया जाए और मेरे पास x की कोई रैशनल वैल्यू आ जाए। पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं विद द न्यू एरिया एज 220। करना क्या है, सिर्फ इसकी जगह पर यहाँ पर 220 लिख देना है, तो हमने 220 लिख दिया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो डेफिनेटली हमारे पास एक डिफरेंट इक्वेशन आ जाएगी। अभी इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि नोबडी हैज आस्क्ड यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उन्होंने आपसे सिर्फ पूछा है क्या ऐसी कोई वैल्यू ऑफ x निकालना पॉसिबल है या नहीं है। और स्पेशली ये उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी को इग्नोर करके जा रहे हैं। एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, इज दैट सिचुएशन पॉसिबल, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इज दिस सिचुएशन पॉसिबल और नॉट, उसके लिए हमें डी निकालना है। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमने यहाँ पर बड़े आराम से निकाल लिया है और वैल्यू आ रही है 916 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। इससे मुझे पता चलता है कि जो दो रूट्स आएंगे हमारे वो डेफिनेटली रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी एक्स की। रियल और डिस्टिंक्ट तो समझ आता है, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स। रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स को होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। ये हमने कॉन्सेप्ट था जो लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था। चिल्ड्रन, आई एम रिपीटिंग एंड रिवाइजिंग, कहीं पर भी रैशनल वैल्यूज ऑफ एक्स लाने के लिए डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। और इस केस में हमारा डी का वैल्यू है 916, जो कि बिल्कुल भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस केस में x की वैल्यू रैशनल नहीं होगी। ठीक है, सो फॉर नो रैशनल वैल्यू ऑफ x कैन मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन इन चॉइस नंबर बी। इसको ध्यान से करना एंड आई एम श्योर एक बार सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिमाग में बैठा लो, इन्हीं में से कोई ना कोई एक वर्ड प्रॉब्लम इस बार भी एग्जाम में आएगा। सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टडी वेल, रिवाइज वेल, stay in touch. Until then, goodbye.